हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कल आपका एग्जाम है, बिल्कुल माइंड को शांत रखना है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर मैं लगातार वीडियो आपको शेयर कर रहा हूं। तो आज इसी प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से संबंधित आपसे मतलब एग्जाम में एक या दो तीन चार क्वेश्चन बन सकते हैं, सीधे सीधे बन सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि राजपूत काल या पूर्व मध्य काल 800 टू 1200 बीसी सॉरी एडी के अंदर जो हमारा प्रशासन है, जो हमारी सामंती व्यवस्था है, जो हमारा भू राजस्व प्रशासन है, जो हमारा साहित्यिक हमें जानकारियां मिलती है, जो हमारी स्मृतियां के टीकाकार है, या इस प्रकार से जो कई हमारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। 20-25 मिनट के अंदर पूरा राजपूत काल का प्रशासन हम देखते हैं। देखिए, हम राजपूत काल के अंदर हम पढ़ते हैं चौहानों को, गढ़वालों को, चंदेलों को, परमारों को, चालुक्यों को, चोलों को, ये पांड्यों को, पल्लवों को, इनको हम पढ़ते हैं, लेकिन इनका हम प्रशासन नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो उन चीजों को मैं थोड़ा कंसाइज वे में आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए एक बार। सबसे पहली बात है कि भाई हमारा एक राइटर है भुट्ट भुवन देव। कौन सा राइटर है? भुट्ट भुवन देव, जिनकी रचना है अपराजित प्रच्छा। जिनकी रचना है अपराजित प्रच्छा। इन्होंने अपने स्रोत में भारतीय सामंती, मतलब वैसे तो अर्ध सामंती बोला जाता है, कि अर्ध सामंती इतिहास के बारे में कुछ अधिकारियों का वर्णन किया है। उन अधिकारियों को देखिए कि किन को क्या बोला गया है। सामंती व्यवस्था के अंदर सामंत से आप ये चीज तो जान गए होंगे कि आपने देखा कि गुप्तों के समय में ये व्यवस्था बहुत बड़े स्तर पे, भाई दान वगैरह की प्रक्रिया किसके समय में शुरू हुई? गुप्तों के समय में शुरू हुई। तो दान, भूमि को दान के रूप में दिया जाने लगा, यानी कि नगद वेतन की जगह वहां पे भूमि के टुकड़े वहां पे दे दिए गए। तो धीरे 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 उसमें सामंती व्यवस्था की शुरुआत यहाँ पे हो गई। तो जो 1 लाख ग्राम जिसके अधीन होते थे, उस अधिकारी को बोला गया महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर, जिसके अधीन 1 लाख ग्राम होते थे। जिसके अधीन 50,000 ग्राम होते थे उसको बोला गया मांडलिक। जिसके अधीन 20,000 ग्राम होते थे उसको बोला गया महासामंत। जिसके अधीन 10,000 ग्राम होते थे उसको बोला गया सामंत। जिसके अधीन 5,000 ग्राम होते थे उसको बोला गया लघु सामंत। जिसके अधीन 1,000 ग्राम होते थे उसको बोला गया चतुरांश का। क्या बोला गया? चतुरांश का। दोबारा से देखिए, 1 लाख ग्राम वाले महामंडलेश्वर, 50,000 ग्राम वाले मांडलिक, 20,000 ग्राम वाले महासामंत, 10,000 ग्राम वाले सामंत, 5,000 ग्राम वाले लघु सामंत, 1,000 ग्राम वाले चतुरांश का। ये भुट्ट भुवन देव ने अपने स्रोत अपराजित प्रच्छा में इसकी जानकारी दी है। अपना याद कर लो, बन सकता है एक क्वेश्चन आपसे यहां से। नेक्स्ट आप देखिए कि इस टाइम पीरियड के अंदर हमारे महत्वपूर्ण मंत्रालय या मंत्री हुआ करते थे। हम शासकों को देखते, जैसे कि हमारा है हरिघोषकरण। ये हरिघोषकरण किसके समय में मंत्री था? ये आपका बल्लाल सेन के समय में मंत्री था। बल्लाल सेन के समय में मंत्री था। बल्लाल सेन वही शासक हुआ है सेन डायनेस्टी के अंदर जो शैव धर्म को मानने वाला था, जिसने बंगाल के अंदर ब्राह्मणों को बसाया, जिसने दोबारा से एक प्रकार से आप यहां पे देखेंगे अद्भुत सागर या आप बोलोगे दान सागर की रचना की। या फिर आप यहाँ पे कई महत्वपूर्ण जानकारी आप बल्लाल सेन को एक प्रकार से वास्तविक संस्थापक भी सैन शासकों के समय में बोल सकते हैं। इसके बाद आप देखिएगा बल्लाल सेन के बाद में रुद्रादित्य है। रुद्रादित्य, ये किसका मंत्री था? ये वाकपति मुंज का था। ये वाकपति मुंज का था। देखिए, वाकपति मुंज वही शासक है। भाई आप वाकपति मुंज को सबसे पहले तो इनकी डायनेस्टी पता होनी चाहिए। कौन सी डायनेस्टी में थे? परमार डायनेस्टी में थे। और परमार डायनेस्टी में वाकपति मुंज जो है, ये घास के मैदान से मिले थे, तो इस वजह से इनका नाम मुंज ही पड़ गया। इस वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? इनका नाम मुंज ही यहाँ पे पड़ गया। तो वाकपति मुंज। तो इसके अलावा आप वाकपति मुंज को, हालांकि रुद्रादित्य ने मना किया था जिस अभियान पे गए थे, और उसके बाद में ये मना करते हुए ये जो है वहां पे गए और ये यहाँ पे मारे गए। वाकपति मुंज, रुद्रादित्य। इसके बाद में हलायुद्ध। हलायुद्ध, हलायुद्ध किसके मंत्री थे? लक्ष्मण सेन का मुख्यमंत्री था। अब लक्ष्मण सेन कौन? ये बल्लाल सेन के बाद में लक्ष्मण सेन आते हैं। यहाँ पे विशेष बात आप ये देखते हैं कि ये जो है शैव धर्म को मानने वाले नहीं थे। हालांकि ज्यादातर सैन शासक जो है शैव धर्म को मानते थे, लेकिन ये वैष्णव धर्म को मानने वाले शासक थे लक्ष्मण सेन। ठीक है, कई सारे दरबारी इनके दरबार में रहते थे। तो हलायुद्ध इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मंत्री की बात करें तो कर्ण। मंत्री की बात करें तो कर्ण।
और लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र गढ़वाल के। लक्ष्मीधर जो है, लक्ष्मीधर जो है गोविंद चंद्र गढ़वाल के, गोविंद चंद्र गढ़वाल के हमारे ये मंत्री हुआ करते थे। तो आप यहाँ पे देखिए गढ़वाल डायनेस्टी में सबसे मुख्य शासक कौन हुए, वो आपके गोविंद चंद्र ही हुए। इनको विशेष तौर पे यहाँ पे जाना जाता है। इसी डायनेस्टी के जयचंद भी हुए, इसी डायनेस्टी के विजय चंद्र भी हुए, इसी डायनेस्टी के मदन पाल भी हुए। तो गोविंद चंद्र को जाना जाता है। इनकी पत्नी का भी मुख्य रोल इनके समय में देखने को मिलता है। गोविंद चंद्र की पत्नी का कुमार देवी जिनका नाम है, जिन्होंने सारनाथ के अंदर अपना वो बौद्ध धर्म से संबंध स्थापित कराया। तो लक्ष्मीधर, लक्ष्मीधर जिन्होंने अपना एक स्रोत मिलता है इनका कृत्य कल्पत्रु। कौन सा स्रोत मिलता है भाई? कृत्य कल्पत्रु। इसके बाद आइए दर्भपाणी। दर्भपाणी पाल शासक देवपाल के समय में, पाल शासक देवपाल के समय में। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भाई पालों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। और चूंकि दोनों को पढ़ा होता है ना, देवपाल और धर्मपाल को ज्यादा स्टूडेंट क्या लगा देते हैं, ज्यादा स्टूडेंट लगा देते हैं धर्मपाल। लेकिन सबसे शक्तिशाली सबसे महत्वपूर्ण शासक था देवपाल। राजपूत राजकुमारी का बेटा कौन था? देवपाल। देवपाल द्रवपाणी मंत्री था। केदार मिश्र भी इनका मंत्री था, केदार मिश्र भी मंत्री था। कैम्बस ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मंत्री था। इनके पिता के समय में भी ये हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि त्राइन की लड़ाई में मोहम्मद गोरी के साथ में सॉरी, दो लड़ाई त्राइन की हुई, दूसरी लड़ाई में हारे गए। शांतु जयसिंह सिद्धराज, चालुक्य जयसिंह सिद्धराज, गर्भदीन, अजयपाल, वीर धवल, भीम द्वितीय। तो आप इनको एक बार सीधे सीधे मंत्री के तौर पे आप इनको जान लीजिए कौन किन का मंत्री हुआ करता था। अब ये जान गए आप। अब यहाँ पे भूमि का वर्गीकरण देखिए कि जो भूमि का वर्गीकरण किया गया था वो किस प्रकार से किया गया था, और जो है आपका कौन सी भूमि को क्या बोला गया। जैसे कि भाई ऊसर भूमि है, सभी को पता है कि ऊसर जो है फर्टाइल भूमि होती है। तो वाहित खेत जो है, वाहित किसको बोला गया है? जो बोया गया क्षेत्र है, जो बोया गया क्षेत्र उसको वाहित बोला गया है। इरीण किसको बोला गया है? इरीण, इरीण जो ऊसर है, सॉरी हाँ, इरीण जो है, जो ऊसर खेत है उसको इरीण बोला गया है। खिल जो है, जो प्रति खेत है उसको खिल बोला गया है। सादवल जो घास के मैदान है उनको सादवल बोला गया है। नड्डवल जो सरकंडे वाली भूमि है उनको आपका नड्डवल यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट आप देखिए प्रमुख कर कौन कौन से लिए जाते थे इस समय पर, हमारे कर कौन कौन से लिए जाते थे राजपूत काल में, वो देखिए। तो आप देखते हैं तुरुस्क दंड कर, सबसे पहला है तुरुस्क दंड कर। ये एग्जाम में पूछा भी गया था। एग्जाम में इस प्रकार से पूछा गया था कि तुरुस्क दंड कर कौन से राज्य में किसने लगाया था? तो गहड़ वालों ने लगाया था। किसने लगाया था? गहड़ वालों ने लगाया था, गहड़ वालों ने। तुरुस्क दंड कर गहड़ वालों ने। ये कौन सा कर था? ये मुसलमानों से लिया जाता था, मुसलमानों को हतोत्साहित करने के लिए ये कर लिया जाता था। हालांकि फिर जयचंद ने इसको समाप्त कर दिया। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि तुरुष्क दंड कर को किसने समाप्त किया था? तो जयचंद ने ही समाप्त भी कर दिया था, मुसलमानों से लिया जाता था। एक कर था आपका परवणी कर, एक प्रकार से चुंगी कर था जो कि गैडवालों से लिया गया था। परवणी कर, चुंगी कर गैडवालों के समय में। एक था आपका 10 बंद। 10 बंद, 10 बंद नाम से पता चल रहा होगा, आय के 10वां भाग, आय का 10वां भाग, 10 बंद। ठीक है, 10 बंद। इसके बाद में है कुमार गदी आनक। ये सिक्के एक प्रकार से होते थे, कुमार गदी आनक, यानी कि गदी आनक एक प्रकार के सिक्के थे जो राजकुमारों से संबंधित होते थे गैड वालों के समय में। गोकर पशुओं पर लगने वाला कर गैड वालों में। बलद बैलों पर लगने वाला कर गैड वालों में। लवण कर नमक पर लगने वाला कर गैड वालों में। तरादे नावों पर लगने वाला कर गैड वालों में। सवनोट नौका भाटक सरकारी नावों के चलाने का किराया, सरकारी नावों के चलाने का किराया सव नौका भाटक। और गोकर पशुओं पर कर, बलद बैलों पर कर, लवण कर नमक कर, त्रादय नावों पर कर। तो ये जान गए भैया, सब के सब जो है गैंड वालों के समय में है। नेक्स्ट है आकर, खान से निकाली वस्तुओं पर कर। आकर, खान से निकाली वस्तुओं पर कर क्या बोला गया? आकर। नेक्स्ट है स्कंदक, कंधे पर ढोए जाने वाले माल पर कर। कंधे पर ढोए जाने वाले माल पर कर प्रतिहार साम्राज्य में लिया जाता था, गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य में कंदक लिया जाता था। भूतवाद प्रत्यय, भूतवाद प्रत्यय
गांव में उत्पन्न और बाहर से आने वाली वस्तुओं पर कर। गांव में उत्पन्न और बाहर से आने वाली वस्तुओं पर कर, ये चालुक्य के अंदर लिया जाता है, जो गुजरात की चालुक्य थे। गांव में उत्पन्न और बाहर से आने वाली वस्तुओं पर कर। भूतवाद प्रत्यय। नेक्स्ट है कि रसवती, रसवती शराब बनाने पर कर। शराब बनाने पर कर कलचुरी के अंदर लिया जाता है। शराब बनाने पर कलचुरियों के अंदर ये कर लिया जाता था। नेक्स्ट है हमारा मार्गाणक, आपातकाल के लिए लिया जाने वाला कर। मार्गाणक, आपातकाल के लिए लिया जाने वाला कर, मार्गाणक। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं आपने, नाम ही महत्वपूर्ण है। आकर, स्कंदक, भूतवाद प्रत्यय, रसवती, मार्गाणक, मार्गाणक। नेक्स्ट, नष्टि भट्ट प्रतिहारों के समय पुत्र न होने पर विधवा की संपत्ति पर कर। पुत्र न होने पर विधवा की संपत्ति पर कर। नष्टि भट्ट, विजयी होने पर राजा को उपहार के रूप में कर वंदापना, उड़ीसा में लिया जाता था ये कर। विजय होने पर राजा को उपहार के रूप में जो कर दिया जाता था उसको वंदापना बोला गया है, वंदापना। इसके अलावा मांगलिक अवसर पर जो कर लिया जाता था, कल्याण धन, परमारों के समय में मांगलिक अवसर पर जो कर लिया जाता था। मैं टाइम बिल्कुल भी आपका वेस्ट नहीं करूंगा, ना इधर उधर की कोई बातें करूंगा, चीजें बस एग्जाम के दृष्टिकोण को देखते हुए कि बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाए। कल्याण धन, मांगलिक अवसर पर लगने वाला कर। नेक्स्ट, राजपूत कालीन साहित्यिक स्रोत। परमाल रासो किसने लिखी? परमाल रासो जगनीक ने। परमाल रासो किसने लिखी भाई? जगनीक ने। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने। काल विवेक किसने लिखी? जीमुतवान ने। आप बोलोगे जीमुतवान की तो दाई भाग है, हाँ दाई भाग भी है जीमुतवान की, तो काल विवेक भी आपकी जीमुतवान की है। कूर्म शतक तत्व प्रकाश, कौम शतक तत्व प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? भोज के द्वारा लिखी गई, और भोज के द्वारा लगभग 10 बुक लिखी गई है। आप कमेंट में लिखिए कि कौन कौन से स्रोत जो है वो भोज से संबंधित हमें मिलते हैं। मैंने 2 ऐसे लिखे हैं जिनको आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कौम शतक और तत्व प्रकाश। ये भोज, परमार शासक भोज से संबंधित है, परमार शासक भोज। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा राजशेखर से संबंधित है। अब बोलोगे राजशेखर तो प्रतिहारों के दरबार में भी थे, राजशेखर कलचुरी चेदी युवराज के दरबार में भी थे, तो काव्य मीमांसा उन्होंने प्रतिहारों के समय में लिखी या चेदी के युवराज के समय में लिखी? तो कमेंट में बताइए कि काव्य मीमांसा राजशेखर ने कहां पर लिखी। क्योंकि आप जानते हैं ना प्रतिहारों में महेंद्रपाल और महिपाल के दरबार में ये रहा करते थे। इसके बाद में आपका आता है काव्य दर्श, काव्य दर्श दंडिन ने लिखी है। मालती माधव भवभूति ने लिखा है। मालती माधव किसने लिखा है? भवभूति ने। मालती माधव भी, उत्तर रामचरित भी, महावीर चरित भी किसने लिखा है? मालती माधव ने लिखा है। नेसदीय चरित श्रीहर्ष ने लिखा है। नेसदीय चरित किसने लिखा है? श्रीहर्ष ने लिखा है। समय मात्र का या अवदान कल्पलता किसने लिखा है? क्षेमेंद्र ने लिखा है। समय मात्र का या अवदान कल्पलता किसने लिखा है? क्षेमेंद्र ने लिखा है। क्षेमेंद्र ने समय मात्र का या अवदान कल्पलता, क्षेमेंद्र ने। कशिका वृत्ति जयादित्य ने लिखा है। सूर्य शतक मयूर भट्ट ने लिखा है। सूर्य शतक मयूर भट्ट ने लिखा है। ये मयूर भट्ट कौन था? ये मयूर भट्ट बाण भट्ट का बेटा था। कशिका वृत्ति जयादित्य ने, समय मात्रा का और अवदान कल्पलता क्षेमेंद्र ने। देखिए क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी भी है, गुनाडे की उस पर आधारित वृहत कथा मंजरी, और भी कई सारे स्रोत आपसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताना कि ये जो भवभूति है किसके दरबार में रहा करते थे, आपसे मेरा क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट आप देखिए, आपने मनुस्मृति को पढ़ा है। मनुस्मृति के कुछ टीकाकार टीकाकार है। हो सकता है कि आपको कुछ टीकाकार दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से टीकाकार मनुस्मृति से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। एक बार इनसे गो थ्रू हो जाइए बस सीधा सीधा। आपका मेधातिथि, कुल्लूक भट्ट, गोविंदराज, रुचि, नंदन, राघवानंद, सर्वज्ञ नारायण, रामचंद्र या फिर मणिराम। रामचंद्र या फिर मणिराम। दोबारा से सुनिए, मेधातिथि, कुल्लूक भट्ट, गोविंदराज, हररुचि, नंदन, राघवानंद, सर्वज्ञ नारायण, रामचंद्र, ये आपका मणिराम, ये आपका मणिराम। ये आपके महत्वपूर्ण मनुस्मृति संबंधित टीकाकार है, याद रखेंगे। जिस प्रकार अकबर के दरबार में नवरत्न है या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आप देखते हैं, वो इसी प्रकार से आपने इनको याद रखने हैं। रामचंद्र, राघवानंद, गोविंदराज, कुल्लूक भट्ट, नंदन, भर्रुचि, मेधातिथि, सर्वज्ञ नारायण, मणिराम। अब भाई याज्ञवल्क्य से संबंधित कुछ टीका है और टीकाकार भी है। विश्वरूप, विश्वरूप ने कौन सा स्रोत लिखा है? बाल क्रीड़ा। विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, ये तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा।
तो विषवरूप का बाल क्रीड़ा। एप्रार्क, एप्रार्क याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र निबंध, ये पूरा पूरा टीका इन्होंने इस पे लिखी है। शूलपाणी, शूलपाणी दीपकलिका, शूलपाणी का जो स्रोत है वो है दीपकलिका। कौन सा है? दीपकलिका। नेक्स्ट, नंदन पंडित, नंदन पंडित परमिताक्षरा, नंदन पंडित परमिताक्षरा। और विश्वेश्वर भट्ट सुबोधिनी, विश्वेश्वर भट्ट सुबोधिनी। और बाल भट्ट, बाल भट्ट टीका। यानी कि मैंने याज्ञवल्क्य से संबंधित आपको टीका और टीकाकार दोनों बताई है। एक बार दोबारा से फिर देख लीजिए। विषवरूप बाल क्रीड़ा, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, एप्रार्क, एप्रार्क याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र निबंध, शूलपाणी दीपिका ये दीपकलिका या नंदन पंडित परमिताक्षरा, विश्वेश्वर भट्ट सुबोधिनी और बाल भट्ट जो है आपका बाल भट्ट टीका। अब इसके बाद में नागर शैली में और द्रविड़ शैली में थोड़ा सा एक वो देख लीजिए कि नागर शैली में जो गर्भगृह का आकार होता था वर्गाकार होता था, द्रविड़ शैली में जो आकार होता था वो आयताकार होता था। यहाँ पे कलश होता था ऊपर, यहाँ पे स्तूपिका होता था। यहाँ पे जो शिखर होता था वो एक मंजिला होता था। यहाँ पे जो शिखर होता था द्राविड़ शैली के अंदर वो बहुमंजिला होता था। जो शिखर होता था बहुमंजिला द्राविड़ शैली के अंदर शिखर होता था। अच्छा, मेरे कुछ क्वेश्चन आप लोगों से बताइए, लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है? हालांकि आप लोगों ने सभी को पता है लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है, फिर भी आप कमेंट में दीजिए। कंदारिया मंदिर कहाँ पे है? कंदारिया मंदिर कहाँ पे है? बताइए कमेंट में। या पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? आप ही कमेंट में बताइए। मातंगेश्वर मंदिर कहाँ पे है? मातंगेश्वर मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर कहाँ पे है? ये चार मंदिर के नाम आपने कमेंट में बताने हैं। और एक चीज भी बतानी है कि किस क्या इस चलो चलो तो कल ही आपको जब एग्जाम दोगे तभी पता लगेगा कि इसका बेनिफिट कितना मिलेगा आपको। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद। और नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट आने वाला है। ओके।